स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आपका लेसन नंबर 12, जिसका नाम क्या है बच्चों, फूड फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए भोजन। तो ये जो आपका लेसन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी, जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी वो आज आप यहाँ पर सीखोगे, ठीक है। तो इस सीजन के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो इस लेसन के अंदर हम लोग फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड मतलब क्या, खाना जो हम खाते हैं। जैसे आपके थाली में आ गई है रोटी, तो कभी एक बार बैठ करके सोचो ये रोटी आई कहाँ से। आप बोलेंगे कि किचन से आई, हाँ हाँ सही है, किचन से आई, मम्मी ने बनाई, वो बात भी सही है। लेकिन भाई वो आटा कहाँ से आया, और आटा जिसका बना है मतलब गेहूँ कहाँ से आया, कभी इसके बारे में सोचा है। या फिर चावल कहाँ से आता है, सब्जियाँ कहाँ से आती हैं, ये जो हम लोग आम सेब संतरा ये सब खाते हैं कहाँ से आते हैं, कभी इसके बारे में विचार किया है। तो ये सभी आते हैं प्लांट से। जैसे अगर मैं गेहूँ की बात करूँ तो सबसे पहले किसान क्या करते हैं बच्चों, खेतों में उस गेहूँ को उगाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करके उगाया जाता है गेहूँ को, और फिर वो आपके घरों तक पहुँचता है। तो सोचिए ये ना कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि वो एक ही बार में, जैसे मैंने बोल दिया आपने समझ लिया, नहीं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमको खाना खाने के लिए मिल पाता है, ओके। इसीलिए आप लोग से एक बात बोलनी चाहूँगी कि देखो लोग क्या करते हैं ना, किसानों को बड़ा ही तुच्छ समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसान जो है वो क्या है, अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा सोचते हैं। तो आप लोगों को कभी भी किसानों को ऐसे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो बताइए खेती कौन करेगा, कौन फसल उगाएगा, आपको खाना कैसे मिलेगा। सोचिए किसान क्या है, सबका अन्नदाता है, यानी वही क्या करता है, सभी को भोजन देता है। इसीलिए हमें किसानों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, किसान गाँव से शहर में आ जाते हैं तो शहरी लोग बड़ा अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और उस किसान को एकदम अनपढ़ गंवार समझते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, सबका अन्नदाता है, सबका पेट भरने वाला है। आप ही सोचिए ना, आपके पास पैसा भी रह के क्या करेगा, अगर अनाज उगेगा ही नहीं खेत में तो बाजार में आएगा कैसे। तो पैसा देने से भी आपको वो अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि बाजार में है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए हमें किसानों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक पे लौट जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, ओके। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है बच्चों, खेती होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सीजन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मैं रीड करते जाती हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, फॉर दैट पर्पज वी सो ग्रेन्स इन fields and plant fruit trees in orchards. About 60% of the land of our country is in यूज फॉर एग्रीकल्चर। देर आर टू मेन एग्रीकल्चरल सीजन इन आवर कंट्री। सुनिएगा बच्चों, एग्रीकल्चर सीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जैसे हमको ये जो फूड मिलते हैं ये सभी कहाँ से मिलते हैं, अभी अभी बताया था प्लांट से मिलते हैं। अब ये प्लांट अपने आप ही उग करके आ जाते हैं क्या, ऐसे ही खेत पड़ा है, उसमें आ गया गेहूँ का पेड़ उग करके आ गया और उसमें से गेहूँ निकल गया और हमारे घरों तक आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, किसानों को बीज लगाने पड़ते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, उन खेतों में बीज लगाते हैं। अभी अगर मैं फ्रूट्स की भी बात करूँ तो फ्रूट्स अपने आप, कोई भी समझिए आम का पेड़ है तो क्या वो अपने आप उग करके आ जाएगा, नहीं, उसको भी लगाया जाता है। जो बगीचे होते हैं ना, ऑर्चर्ड्स मतलब क्या, जो बाग बगीचे होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के जो फल होते हैं उनके बीजों को लगाया जाता है, तब जाके वो फल हमको मिल पाते हैं। समझ में आया। अब सुनिएगा, अबाउट 60% ऑफ द लैंड ऑफ आवर कंट्री, यानी हमारे देश का 60% जो लैंड है, भूभाग है, उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। यानी 40% में ही हम लोग रहते हैं, बाकी 60% लैंड का यूज़ किस लिए किया जाता है, फॉर एग्रीकल्चर, ओके। देर आर टू मेन टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल सीजन इन आवर कंट्री। हमारे देश में दो मेन टाइप के एग्रीकल्चरल सीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो रबी और दूसरा खरीफ, ठीक है। तो रबी और खरीफ होते क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं वो हम समझते हैं। तो द सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर इज कॉल्ड द खरीफ सीजन, यानी जून से लेकर के अक्टूबर तक का जो सीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, खरीफ का सीजन कहते हैं, ठीक है, खरीफ सीजन कहते हैं। इन दिस सीजन द क्रॉप्स आर वाटर्ड मेनली बाय द रेन। और इस टाइम पे क्या किया जाता है, जो फसलें उगती हैं, जैसे जून से लेकर अक्टूबर तक की जो फसलें उगाई जाती हैं वो किस में आती है, खरीफ सीजन में ही उगाई जाती है, ठीक है। तो इनको पानी कहाँ से मिलता है, तो जो वर्षा का पानी होता है, यानी बारिश का जो पानी होता है ना, वही इनकी हेल्प करता है, मतलब इनको उगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो
इसी टाइम पे क्या होता है ना, खरीफ सीजन में ही क्या किया जाता है, धान को उगाया जाता है। क्यों? धान देखो कब होगा, जब उसको पूरा, देखो अगर आपको धान की रुपाई करनी है ना तो आपका खेत पानी से भरा होना चाहिए। मैंने भी देखा है कई बार गाँव में। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले तो वो धान के बीजों को लगाया जाता है, ठीक है, मतलब एक जगह पे छींट दिया जाता है, ऐसे बिखरा दिया जाता है। तो वो जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो वो वहाँ पे धान नहीं उगते, उनको अलग से एक एक करके रुपाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो रुपाई करने के लिए सबसे पहले खेत में पूरा पानी होना चाहिए, पूरा पानी ऐसे भरा होना चाहिए आपके खेत में, तभी आप धान लगा सकते हो। तो वो पानी भरता कहाँ से है, तो वो जब बारिश आती है ना, देखा होगा आपने कई बार गाँव में लोग क्या करते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं कि बारिश आएगी तब हम धानों की रोपाई करेंगे, क्योंकि धान की खेती के लिए पानी तो चाहिए ही तो चाहिए, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इस टाइम पे जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, बारिश के पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो भी क्रॉप्स मतलब क्या होता है बच्चों, फसल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? फिर आगे देखिएगा, ये तो जून से लेकर अक्टूबर तक का हो गया खरीफ, और रबी क्या होता है, तो द सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इज द रबी सीजन। रबी सीजन कब होता है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का जो सीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रबी सीजन कहते हैं, ठीक है। इन दिस season rainwater that has soaked into the soil, the retreating monsoons and dew drops are the sources of water for the crops। अभी इस टाइम पे क्या होता है, वाटर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं फसलों के लिए, तो सबसे पहला तो ये होता है जो रेन वाटर, पानी जो रहता है ऊपर से जो गिरता है बारिश का पानी, वो जो ज़मीन के अंदर गया रहता है ना, वो एक सोर्स होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर से पानी को निकालते हैं, ज़मीन के अंदर से निकालते हैं मतलब क्या, ये लगाते हैं ना मोटर वगैरह, ठीक है। तो वो एक वाटर का सोर्स होता है। उसके बाद रिट्रेटिंग मानसून, जैसे मानसून जब जाता रहता है तो एक आध बार जो बारिश आ जाती है वो, और ड्यू ड्रॉप्स मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो ओस गिरता है ना, हमको लगता है वो धुआं है, लेकिन वो धुआं नहीं रहता है, एक्चुअल में वो पानी ही रहता है। जब वो कहीं पे गिरेगा ना, आप देखना पूरा वो, आपने देखा होगा ठंडी के सीजन में जब ओस गिरती है, ओस पता है ना पूरा ऐसा धुआं जैसा लगता है, ठीक है। तो जब वो ओस गिरती है तो आपने देखा होगा नीचे ज़मीन पे ना एकदम ज़मीन गीला हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। तो इस टाइम के जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए ये सभी वाटर के सोर्सेस होते हैं। कौन कौन से, तो रेन वाटर दैट हैज सोक्ड इनटू द सॉइल, यानी जो सॉइल के अंदर चला गया रहता है वो पानी, द रिट्रेटिंग मॉनसून्स एंड ड्यू आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। ओके, समझ में आया आपको? अभी आगे देखिएगा, इन एडिशन सम क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रॉम मार्च टू जून, दीज आर कॉल्ड समर क्रॉप्स। और भी यहाँ पे समर क्रॉप्स की बात की जा रही है। तो मार्च से लेकर के जून तक के जो फसल उगाई जाती है, जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, समर क्रॉप्स कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चरल सीजन के बारे में। तो मेन टाइप के दो ही सीजन होते हैं, खरीफ सीजन और रबी सीजन। याद रखिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जाए या फिर आपके एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो आप लोग पढ़िएगा एक बार अच्छे से। चलिए अभी हम किसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो विच इज़ द सीजन फॉर ग्रोइंग राइस, धान उगाने का सीजन कौन सा है, क्या आप बता सकते हो? धान कब उगाया जाता है, बारिश के सीजन में, यानी जून से लेकर अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है ना। तो कौन सा सीजन है ये, खरीफ की रबी? अभी देखा था ना, जून से अक्टूबर तक खरीफ, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो जून से अक्टूबर तक खरीफ, है ना। तो ये कौन से सीजन में उगाया जाता है, तो खरीफ सीजन में, मतलब रेनी सीजन में उगाया जाता है ना, जब बारिश होती है तभी धान को उगाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे बच्चों, एग्रीकल्चरल वर्क, यानी जब खेती करते हैं तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जुताई करनी पड़ती है, बुआई करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, बहुत सारा काम होता है ना। तो यही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो फसलें होती हैं उनको ये डालना पड़ता है, उनमें दवाई भी डालना पड़ती है, क्योंकि अगर दवाई नहीं डालेंगे तो उसमें कीड़े लगेंगे, पूरी जो फसल है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बहुत कुछ हमको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे सुनिएगा, एवरी फार्मर विशेज टू गेट अ गुड हार्वेस्ट प्रोवाइड अ गुड इनकम, फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर इसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अभी इसको आप समझिएगा, देखो कोई भी किसान रहता है तो उसकी मंशा क्या होती है, वो क्या चाहता है कि जो उसका फसल है वो एकदम अच्छे से हो, ठीक है, उसको अच्छी उपज मिले, वो यही चाहता है ना। कोई भी किसान रहेगा, आप भी कोई भी काम कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे, जैसे आप कोई बिजनेस करने गए,
ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हो, उसी प्रकार से किसान क्या सोचता है कि मेरी फसल एकदम अच्छी हो, है ना, ऐसा ही सोचता है। इससे क्या होगा, अगर अच्छी फसल होगी तो उसका जो इनकम है वो भी अच्छा होगा, राइट। तो अब सुनिएगा, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड मतलब क्या होता है, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि मतलब क्या, वो मिट्टी, वो भूमि जहाँ पे उपज एकदम अच्छी होती है, जहाँ पर ज़्यादा अनाज उगता है, ठीक है। तो फर्टाइल लैंड, गुड क्वालिटी सीड्स, यानी जो बीजें हैं वो अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मतलब ये जो छिड़काव वगैरह करते हैं ना, खादें, दवाइयाँ, ठीक है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है बच्चों। अगर आपको अच्छी उपज चाहिए, अच्छे अनाज चाहिए, तो क्या क्या चाहिए होगा आपको। सबसे पहला तो फर्टाइल लैंड चाहिए होगा, उपजाऊ भूमि। उसके बाद गुड क्वालिटी सीड्स, बीज अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, और मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास पानी भी होना चाहिए उतना, है ना, क्योंकि फसलें ऐसे तो हवा में उग के आएंगी नहीं, उनको पानी भी देना पड़ता है समय समय पे। अगर पानी नहीं देंगे तो फिर तो वो फसल होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वाई, फॉर गुड हार्वेस्टिंग, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कैरी आउट द टास्क ऑफ टिलिंग द लैंड, और इसके लिए क्या किया जाता है, देखिएगा बच्चों, जो लैंड है उसकी जुताई भी की जाती है। अगर हम उसकी जुताई नहीं करेंगे, जुताई मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है ना, पहले तो लोग बैल से किया करते थे, लेकिन अब तो ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर चलता है और पूरा खेत आपका जुता जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसकी जुताई भी करनी पड़ती है। द क्रॉप इन the field must be protected and the harvested crop must also be stored safely. All of these process are important. अभी सुनिएगा बच्चों, जो क्रॉप है आपका, मतलब आपका जो फसल है वो उग करके आ गई, तो उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। और जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं, हार्वेस्टेड क्रॉप मतलब क्या, जो अनाज होते हैं, ठीक है, उनकी भी हमको क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, मतलब उनको भी स्टोर करके रखना चाहिए। जैसे आपने फसल उगा ली, ठीक है, गेहूँ आपने उगा लिए, तो क्या आप उसको खेत में ही छोड़ दोगे, मतलब जो गेहूं है उसको क्या करते हैं, बोरी में भर करके अच्छे से एक जगह पे रखते हैं ताकि उसका कुछ भी नुकसान ना हो। क्योंकि अगर हम गेहूं को ऐसे ही खेत में छोड़ देंगे तब तो बारिश वारिश आएगी, बेकार करके पूरी चली जाएगी, फिर तो हमारा पूरा मेहनत एकदम पानी में चला जाएगा, है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए, जो हार्वेस्टेड फूड होते हैं उनको भी सेफली स्टोर करना चाहिए, ठीक है। ये सभी प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। The population of our country is increasing and still the needs of all people are being met. This has been possible because of modern improved methods of agriculture. तो इसको आप समझिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे जो कंट्री है, यानी जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को भी अन्न की कमी नहीं हो रही है, सबको अनाज मिल रहा है। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, मॉडर्न जो टेक्निक यूज़ की जाती है ना खेती के लिए, इन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि सबको भोजन मिल पा रहा है। इससे क्या होता है, जब हम मॉडर्न जो तकनीकियाँ होती है उनका यूज़ करते हैं तो फसल अच्छी होती है, ज़्यादा अनाज होता है, जिससे सभी को खाना मिल पाता है। समझ में आया आपको। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, एग्रीकल्चरल वर्क के बारे में पढ़ा कि ये जो एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, और कितने मेहनत वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे ही फसल उग करके नहीं आ जाती, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी पहले के लोग जो थे ना वो कैसे खेती किया करते थे वो हम देखेंगे। ट्रेडिशनल मतलब क्या, पुराने ज़माने में कैसे खेती हुआ करती थी, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्लाविंग, टीलिंग एक्सेट्रा वर डन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सन। ऑक्सन मतलब क्या होता है, ऑक्स मतलब क्या होता है, बैल। ऑक्सन मतलब बहुत सारे बैल, ऐसा आप बोल सकते हो। ऑक्सन क्या है, ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है। तो पुराने समय में क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड में एग्रीकल्चर में क्या किया जाता था, सुनिए, ये जो खेत की जुताई हम लोग करते हैं अभी तो ट्रैक्टर की सहायता से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ट्रैक्टर वगैरह नहीं होते थे, तो क्या करते थे लोग, और ट्रैक्टर समझिए कि है भी तो किसान के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो ट्रैक्टर वाले को दे पाए, ठीक है। पहले तो ट्रैक्टर चलता ही नहीं था, सब लोग क्या करते थे, अपने जो बैल, वो लोग बैल रखा करते थे, ठीक है, तो बैलों की सहायता से क्या करते थे, खेत की जुताई करते थे। जुताई मतलब क्या होता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करना, ठीक है। तो वो इस प्रकार से किया करते थे खेत को, मतलब खेत की मिट्टी को ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए। फिर अमोट, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, सुनिएगा। अमोट ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन वॉज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, यानी
क्या होता था, देखिए खेत की जुताई के लिए तो बैलों का उपयोग कर लिया, अब पानी के लिए किसका उपयोग करते थे, क्योंकि देखिए खेत है अगर तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिए होगा। ऐसा थोड़ा ना हम बाल्टी से लाते रहेंगे डालते रहेंगे, तो सोचिए ना कितना लाएंगे, आप ही बताइए, खेत तो इतने बड़े बड़े होते हैं। तो क्या किया जाता था उस टाइम पे, मोट का यूज़ किया जाता था। मोट जिसको क्या होता था ना, बैल लोग चलाते थे, मतलब जो ऑक्सन होते थे वो लोग चलाते थे, जिससे सभी खेतों में पानी से सिंचाई की जाती थी। ठीक है, अब ये मोट क्या होता है ना, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो मोट ना उसमें एक लेदर बैग लगा रहता है, तो वो ऊपर नीचे ऐसे होता रहता था। ठीक है, तो कुएं या फिर जो भी पानी के सोर्सेज है वहाँ पे लगा दिया जाता था। तो उसमें से क्या होता था, मतलब वो पानी निकल के जाता रहता था। कहाँ पे जाता था, खेतों में जाता रहता था। अभी आपको ऐसे नहीं आ रहा होगा समझ में, लेकिन एक बार एक काम करो, सुनो, यूट्यूब पे जा करके आप मोट ना सर्च करो, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मोट कैसा होता है, उसमें से कैसे पानी निकलता है। अभी वो मोट में से निकलता नहीं है, वो एक बैग जैसा होता है, तो जब वो घूमता है ना तो उसमें से पानी निकल के वो खेतों में ऐसे डालता रहता है। ठीक है, तो पहले इस प्रकार से सिंचाई की जाती थी। ये तो ट्रेडिशनली बात कर रहे हैं। अभी के टाइम पे क्या होता है, अभी तो मोटर पंप्स वगैरह आ गए हैं, तो उनसे खेतों की सिंचाई कर दी जाती है। अब तो बहुत आसान हो गया, लेकिन पहले इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिए, harvesting, threshing, etc. was done by the members of the farmers family themselves with the help of oxen. अभी हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, फसलों की कटाई करना। थ्रेसिंग यानी क्या होता है, जैसे जो फसल होती है उसको, जैसे अगर मैं धान की फसल की बात करूं, ठीक है, तो धान की फसल उग गई, उसकी कटाई करनी पड़ती है। फिर बाद में वो धान हमको मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि वो तो उस पौधे में है, तो उसको पीटना पड़ता है, धान को पीटना पड़ता है। वैसे मैंने भी पीटा है, पहले मैं गाँव में रहती थी ना तभी, और हम लोग छोटे थे, हमको तो कोई कुछ कहता भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक शौक होता है ना छोटे से बच्चों का। क्या शौक होता है, जो बड़े लोग करते हैं वही करने का मन करता है। तो मेरा भी मन करता था, मैं भी जा करके ऐसे धान पीटा करती थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था पता है आपको, जो धान का वो जो पौधा रहता है ना, उससे अगर वो आपके शरीर में पूरा लग जाता था, देखो उस टाइम पे तो आपको पता नहीं चलता था, लेकिन जब जो ही थोड़ा सा पानी आपके शरीर पे पड़ता था ना, बहुत खुजली होती थी, बहुत भयानक वाली। ठीक है, तो वो होता है क्या बता रही थी मैं, थ्रेसिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार से उसको पीटते हैं, उसमें से वो बीज को निकालते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों ने भी किया होगा, अगर आप गांव जाते होंगे, तो अगर आपके गांव में खेती होती होगी तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग गांव, सब लोग शहर में रहते हैं, तो कहाँ गांव जाते हैं। मैंने देखा है, मैंने किया भी है, इसीलिए किया है, मतलब क्या, छोटी से बच्चे होते हैं तो उनका शौक होता है, ऐसे शौक से किया है, असलियत में कुछ भी ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो वो होता है थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग कौन किया करते थे, तो जो किसान के घर के मेंबर्स होते थे, परिवार वाले होते थे, वो लोग किया करते थे। ठीक है, मतलब किसान के बच्चे, बीवी और भी जो परिवार वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग किया करते थे। ठीक है, However, farmers now carry out all these tasks with the help of machines. लेकिन अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो फार्मर्स है, जो किसान लोग हैं, वो ये सारी चीज़ें अब मशीनों की सहायता से करते हैं। पहले क्या होता था, पहले उनके परिवार वाले मिलकर के ही ये सारे काम कर लेते थे, कटाई हो गया, पिटाई हो गया, अनाजों को भंडारण करना। ठीक है, ये सब किसान के घर के लोग ही कर लिया करते थे, लेकिन अब ये सब काम कौन कर रहा है बच्चों, मशीन्स कर रही हैं। ठीक है, हम मॉडर्न हो गए ना। तो ये देखिए कैसे ये किसान खेत को अपने क्या कर रहे हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हैं, मतलब खेत की जुताई कर रहे हैं। इसी तरीके से किया जाता था। वैसे मैंने देखा है ये हल चलाते हुए जब मैं बहुत छोटी थी। आपको क्या क्या बताऊं, मैंने गांव में भी ना बहुत दिन बिताए हैं। ठीक है, जब मैं छोटी थी, मतलब आपको मैं बताना चाहूँगी, मैं ना जब 3rd स्टैंडर्ड में थी, 3rd से लेकर के 7th स्टैंडर्ड तक जब भी गाँव में रहा करती थी। ठीक है, तो गाँव में मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, इसीलिए मुझे सब कुछ पता है। वैसे आपने भी देखी होगी तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। वैसे किया नहीं है, पर मैंने देखा है, ऐसा दवाइयों का छिड़काव करते थे, फिर बैल लेकर के जाते थे खेत को क्या करने के लिए, मतलब जोतने के लिए। और ये जो बैल वाला है ना, ये तो मैंने बहुत पहले देखा था, बहुत, अब तो उस टाइम पे भी नहीं होता था। आपको बताती हूँ, जब मैं 1 से 2-3 साल की रही होंगी ना, तब मैंने देखा था। ठीक है, और तब किया जाता था। अब तो जब से मैंने, मतलब अभी 3rd to 7th की जब मैं बात कर रही हूँ,
तो इस टाइम तक तो ट्रैक्टर आ चुका था, लेकिन मैं एकदम पहले की बात करूँ, मेरे गांव में जब भी मेरे दादाजी क्या किया करते थे, वो ना बैल रखा करते थे, और जब खेत जोतने का होता था ना तो वो बैलों को लेकर के जाते। थोड़ा थोड़ा याद आता है, धुंधला धुंधला सा, क्योंकि छोटे बच्चे का दिमाग थोड़ा क्या होता है, कमज़ोर होता है, भूल जाते हैं बड़ा जल्दी, तो मैं भी भूल चुकी हूँ। थोड़ा थोड़ा याद आता है कि वो बैल लेकर के जाते थे, हल लेकर के जाते थे खेत को जोतने के लिए, ठीक है। अब तो आपको शायद ही कहीं पे ये देखने को मिले, क्योंकि अब तो सब कुछ मॉडर्न हो चुका है। अगर खेत की जुताई भी करनी होती है तो ट्रैक्टर को बुला लिया जाता है, पूरा ट्रैक्टर आता है, 1 घंटे में सब खेत जोत के ख़त्म, पैसा लिया, चलते बना, ठीक है। तो अभी कितना चेंजेस हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा बच्चों, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, पुराने समय में खेती कैसे की जाती थी, ये हमने देखा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर तो हम पढ़ चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर खेती के लिए जो इम्प्रूव्ड मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, मॉडर्न टाइम्स के मेथड्स, ओके, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर इम्प्रूव्ड सीड्स की बात करेंगे। इम्प्रूव्ड सीड्स, इम्प्रूव्ड मतलब क्या होता है, कुछ भी इम्प्रूव होना, सुधार होना, ठीक है, यानी सुधारित बीज। तो इसमें क्या दिया गया है, सुधारित बीज क्या है, इम्प्रूव सीड्स क्या है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, मैं बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले रीड करते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि अर्लियर इट वॉज कस्टमरी टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ वन हार्वेस्ट फॉर सोइंग in the next season. Those seeds did not have a high yield. Nowadays, improved seeds are developed through research. They are available in the market for every crop such as jowar, rice, groundnut, wheat, etc. These have a higher yield. They can resist pest attacks. Some varieties become ripe for harvesting in a shorter period of time, while some give a high yield even with a low water supply. अब इसको आप समझिएगा ध्यान से। पहले क्या होता था, जो किसान लोग रहते थे, समझिए उन्होंने अभी फसल उगाई, तो वो क्या करते थे, उन फसलों के जो बीज होते थे ना, उनको वो रख लेते थे, फिर अगले साल उन्हीं बीजों से अपने खेत में दोबारा से बुआई करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है कि बीज ना अलग से तैयार किए जाते हैं, रिसर्च करके। वो बीज क्यों ऐसे तैयार किए जाते हैं, ताकि फसल एकदम अच्छी हो। पहले जो किसान बीज उपयोग में लाते थे, उससे क्या होता था, फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी, जितना चाहिए उतना नहीं होता था, ठीक है। तो इसके लिए अभी क्या किया जाता है, जो इम्प्रूव सीड्स होते हैं, यानी रिसर्च करके जो सीड्स बनाए जाते हैं, सीड्स बनाए जाते हैं मतलब क्या, वो फसल से ही आता है, लेकिन पूरा उसको एकदम, वो उसका मेन पर्पज क्या होता है, उसको खाने के लिए नहीं, बल्कि उसको बीजों के लिए ही उगाया जाता है, ठीक है। तो वो बीज अभी बाजार में मिलते हैं, जब किसानों को रोपाई वगैरह करनी होती है तो वो जाते हैं, बीज लेकर के आते हैं और फिर रोपाई करते हैं, ठीक है। तो ये बीज ना हमारी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं, यानी इससे तो एक उपज ज़्यादा अच्छी होती है, और दूसरी बात यह है कि समय से पहले ही फसलें कभी कभी तैयार हो जाती है, पक जाती हैं, जिनकी कटाई आप कर सकते हो, और अगर इनको पानी कम भी मिले ना तो भी इनकी उपज अच्छी होती है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इम्प्रूव सीड्स से कितना फ़ायदा हुआ है ना। देखो, टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत हेल्प की है, हमको ऐसा लगता है कि क्या है ये सब, लेकिन इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जैसे पहले किसान कटाई करने के लिए मेहनत पूरा खेत में जाते थे, दिन भर धूप में तपते थे, तब जाके वो एक खेत की कटाई कर पाते थे। लेकिन अब मशीन आ गया है, वो मशीन आता है, चलते रहता है, काटते रहता है, मतलब इसमें इंसानों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो एक तो ये मदद हो गई, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो इम्प्रूव सीड्स है, ये भी हमारी कितनी हेल्प करते हैं, है ना, आप समझ सकते हो। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ये तो आपने समझ लिया, इम्प्रूव सीड्स के बारे में तो आपने पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बच्चों, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बताना चाहूँगी कि ये जो इम्प्रूव सीड्स होते हैं ना, इनको क्या होता है, मतलब इनमें जल्दी कीड़े नहीं लगते। जैसे जो पुराने बीज रहते तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाते थे फसल में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ये मतलब कीड़ों से बच करके रहते हैं, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है बच्चों, सिंचाई। सिंचाई मतलब क्या होता है, फसलों को पानी देना। पानी देते हैं ना हम लोग, फसल ऐसे थोड़े ना उग जाएंगे, ऐसे ही हमने रुपाई कर दी उग जाएंगे, नहीं, उसको पानी भी देना पड़ता है, ठीक है। तो इरिगेशन मतलब क्या होता है भाई, पानी देना, यानी सिंचाई करना, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर एकदम अच्छे से समझते हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल इफ दे आर वाटर्ड एट द राइट टाइम। देखिए, कोई भी फसल है वो अच्छी कब उगेगी, जब आप उसको सही समय पर पानी दोगे तब, है ना। Water from rivers, lakes and wells is used for
इरिगेशन इन एडिशन टू रेन वाटर, यानी देखो रिवर यानी नदी का पानी, लेक्स यानी तालाबों का पानी, फिर वेल्स यानी कुओं का पानी, ठीक है। तो ये सभी पानी का यूज़ किया जाता है किसके लिए बच्चों, इरिगेशन के लिए। और इसमें रेन वाटर भी आता है, यानी बारिश के पानी का भी यूज़ किया जाता है फसलों को सिंचाई करने के लिए। ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर स्टोर्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड बर्न्स ऑन रिवर्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम। देखो क्या किया जाता है, जो बारिश का पानी होता है ना उसको इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, वो पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है, और फिर बाद में उसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। दिस ऑल्सो हेल्प टू रेज द लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, और इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो कुछ और लिखा था और हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, आएगा आगे आएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के हम लोग मेथड देखने वाले थे, मॉडर्न मेथड, तो वो कहाँ है, इसमें तो हम सिंचाई के बारे में पढ़ रहे, मतलब रिवर, नदी, तालाब, इसके बारे में पढ़ रहे। मॉडर्न कहाँ है, अरे नीचे है, ये तो पहले पुराना वाला तो समझो, फिर बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो थोड़ा भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है, एकदम ध्यान से हमको बस पढ़ना है। तो चलिए देखिए, क्रॉप्स वर ट्रेडिशनली वाटर्ड थ्रू कैनल्स, कैनल्स मतलब क्या होता है बच्चों, नहरें, नहर आपको पता है, नहर में क्या होता है, पानी होता है जिससे फसलों की सिंचाई पहले की जाती थी, ठीक है। हाउएवर मच वाटर फ्रॉम द कैनल्स इज लॉस्ट ड्यू टू इवापोरेशन एंड सीपेज इनटू द ग्राउंड, लेकिन क्या होता था कि जो नहरों का पानी होता था वो ज़्यादा बर्बाद हो जाता था। कैसे बर्बाद होता था मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक तो धूप निकलेगी तो क्या होगा, जो पानी है वो वाष्प बन करके, भाप बन करके ऊपर चला जाएगा, वो हो गया इवोपोरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। और नीचे जैसे मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो पानी रिस करके अंदर चला जाता है, ठीक है। तो कुछ पानी ऊपर चला जाता था, कुछ पानी नीचे, है ना। इससे क्या होता था, पानी तो ऐसे फालतू में ही गया ना, फसल में तो गया ही नहीं, ठीक है। तो नहर की वजह से ये एक नुकसान होता था। नाउ सर्टन इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड विच प्रोवाइड इनफ वाटर टू द प्लांट्स एंड एट द सेम टाइम हेल्प टू सेव अ लॉट ऑफ वाटर। अब देखिए, इसके लिए ना यहाँ पे अभी के टाइम पे क्या किया गया है, इरिगेशन के नए नए मेथड्स आए हैं, जिससे क्या होता है, जो भी प्लांट रहता है उसको भरपूर मात्रा में पानी मिल पाता है, ठीक है, इनफ क्वांटिटी में उसको पानी मिल पाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दो मेथड की, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। नाम से ही आपको समझना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या, इसमें क्या होता है ना, पाइप्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं, ठीक है। तो उन पाइप्स को वो जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में बिछा दिया जाता है। तो क्या होता है, वो जो छेद होता है ना उसमें धीरे धीरे पानी निकलता रहता है और वो पौधों में जाता रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो एक पौधा है और यहाँ पे पाइप लगाया गया, तो इस पाइप के थ्रू वो जो छेद किया गया ना उसमें से पानी इसमें चला जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, याद रखना। हाँ, और स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, स्प्रिंकल इरिगेशन ये है, इसमें क्या होता है, फव्वारे, जो पानी के फव्वारे होते हैं ना, वो मतलब इस प्रकार, देखो जैसे ये उड़ करके कैसे पानी जा रहे हैं और वो जा करके जो फसलें होती हैं, जो पौधे होते हैं उनमें जा करके वो गिरते हैं। एक तरीके से आप समझो उनका छिड़काव किया जाता है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द ड्रिप इरिगेशन मेथड्स मेक्स यूज ऑफ पाइप्स एंड होल्स, दिस ensure that the required amount of water drips only near the plants, thus full use is made of the available water। फिर स्प्रिंकल इरिगेशन के लिए क्या लिखा हुआ है, स्प्रिंकल इरिगेशन मेक्स यूज ऑफ स्प्रिंकल ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड साइजेस दैट स्प्रे वाटर डायरेक्टली ऑन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के ऊपर क्या किया जाता है, पानी का ऐसा छिड़काव किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं, याद रखना। नाम तो कम से कम आप याद करके ही रखो और इसको समझ करके रखो, ताकि एग्जाम में आए ना तो आप कंफ्यूजन में ना रहो और आप लिख पाओ। क्या क्या होता है, ड्रिप, क्या देखा था हमने, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। ड्रिप मतलब वो पाइप के थ्रू लगाया जाता है और स्प्रिंकल मतलब पानी का ऐसे फव्वारे का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे बच्चों, फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स मतलब खादें, खाद होती है ना जो डाले जाते हैं खेतों में, किस लिए डाले जाते हैं भाई, ताकि जो फसलें हैं उनमें ना कीड़े मकोड़े ना लगे, उनको कोई बीमारी ना हो, ठीक है, इसके लिए डाला जाता है।
तो चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में। यहाँ पर हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द सेम क्रॉप्स आर ग्रोन फ्रिक्वेंटली इन अ फील्ड द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेज, देन वी हैव टू एड फर्टिलाइजर्स to the soil to restore its productivity. Fertilizers provide the required nutritive substance to the crop. There are two kinds of fertilizers, natural and chemical. तो इसको आप समझिएगा। देखिए बच्चों, जब हम खेत में बार बार एक ही फसल उगाते हैं तो इससे क्या होता है, वो जो मिट्टी रहती है ना उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, जो उसकी उत्पादक क्षमता है यानी उपज देने की जो उसकी क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, उपज देने की क्षमता मतलब क्या, जैसे समझिए कि इस टाइम पे अनाज ज़्यादा होगा, फिर दूसरे साल हमने उसको कुछ भी नहीं किया तो वो मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ है तो थोड़ा कम अनाज होगा, फिर अगले साल कम होगा। इस प्रकार से उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो कम होते जाती है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मिट्टी में खादें वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिससे उसकी उत्पादक क्षमता कम ना हो। ओके, फर्टिलाइजर से क्या होता है, वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को प्रॉपर जो पोषक तत्व चाहिए होता है वो सब उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। ठीक है, अभी दो टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, तो नेचुरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स आर कॉल्ड मैन्योर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स को क्या कहा जाता है बच्चों, मैन्योर्स कहा जाता है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर लाइक ग्रीन वेस्ट एंड एनिमल डंग। और ये जो नेचुरल मैं बात कर रही थी नेचुरल फर्टिलाइजर्स की, ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, तो जो नेचुरल चीज़ें होती है मतलब जो नेचर में अवेलेबल चीज़ें होती है, जैसे कि एनिमल का डंग यानी कि गोबर वगैरह। ठीक है, और जो प्लांट्स के वेस्ट वगैरह रहते हैं, जैसे प्लांट्स रहते हैं ना ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हम क्या करते हैं, जो खाद ऑब्टेन करते हैं, जो फर्टिलाइजर ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर कहते हैं। नेचुरल मतलब आप समझो ना, जो नेचुरल चीज़ों से बनाई गई उसको कह दिया हमने नेचुरल फर्टिलाइजर। और पहले के ज़माने में लोग यही किया करते थे, इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था कि खादें मिलती थी बाजार में। वो लोग क्या करते थे, जो काऊ डंग वगैरह रहते थे ना उसी को खेतों में डाला करते थे और उसी से फसल उगाया करते थे। ठीक है, अपनी भूमि को उपजाऊ करते थे। तो ये तो बात हमने किसकी की, नेचुरल फर्टिलाइजर्स की। अभी हम किसकी बात करेंगे बच्चों, केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, केमिकल भी आप बोल सकते हो, आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो। ठीक है, केमिकल मतलब क्या, जो केमिकली कुछ बनाया गया हो केमिकल रिएक्शन करके। ठीक है, उसको क्या कह दिया हमने, केमिकल फर्टिलाइजर। सुनिएगा, केमिकल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। देखिए, ये जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको बनाने के लिए कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एक प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। यानी सबसे पहले तो रिसर्च की जाती है कि क्या क्या कितना डालना चाहिए और फिर बाद में उसको वो खाद बनाई जाती है। ठीक है, इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक मैन्योर्स सच एज कंपोस्ट वर यूज्ड। अभी पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज़ करते थे और कंपोस्ट। अभी कंपोस्ट मतलब क्या होता है, कंपोस्ट खाद भी एक होती है, यानी कि कंपोस्ट खाद मतलब जैसे अलग अलग चीज़ों को मिला करके बनाई जाती है। जो वेस्ट होते हैं ना, जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह, फिर गोबर हो गया, उसके बाद और भी जो वेस्ट है नेचर में जो अवेलेबल है उनको मिला करके कंपोस्ट खाद बनाई जाती थी, जिनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, समझे आप। अब आगे देखेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स कैम टू बी यूज्ड फॉर क्विकर ग्रोथ एंड हायर यील्ड्स। अब जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, जो आपका ग्रोथ है, जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपकी फसल है वो अच्छी होती है, ज़्यादा उपज होती है। ठीक है, इसकी वजह से। हाउएवर, लेकिन सुनिए, ये ज़्यादा उपज तो देती है बट इसके कुछ नुकसान भी है, वो हम देखते हैं। However, the harmful effects of the use of these fertilizers soon became clear. देखो, इससे फसल तो अच्छी हो गई लेकिन फिर बाद में देखा गया, तुरंत ही उसके बाद जल्द ही पता चल गया कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं। समझ में आ रहा है आपको, पहले लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे लेकिन आज के टाइम पे कितना पड़ रहे। तो ये सब किसका परिणाम है बताइए, हम लोग क्या खा रहे हैं। क्योंकि किसान भी अभी क्या करते हैं, रासायनिक जो खादें होती हैं, जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स होते हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं और वही सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो हम कितना बीमार पड़ रहे हैं ना। तो ये सब किसका कारण है बच्चों, इसी केमिकल फर्टिलाइजर। देखो, जो
ये होती है ना सब्जी वगैरह उगाने के लिए क्या करते हैं लोग ना दवाओं का छिड़काव करते हैं, जिससे सब्जियां ज़्यादा होती हैं, जल्दी जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, तो वो सब्जियां हम लोग खाएंगे तो बताइए नुकसान करेगा कि फ़ायदा करेगा? जो नेचुरल मतलब नेचर में जो है, ठीक है, भगवान ने जैसे उसको बनाया है वैसे ही हमको छोड़ देना चाहिए, होने देना चाहिए, तब तो वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, जब हम खुद से बनाई हुई जो केमिकल वाली चीज़ें होती है उनके ऊपर छिड़कते हैं उसको जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए, तो इससे वो नुकसान हमको देता है। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? हमारे हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ता है किसका? इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का। वही सबको फिर बाद में क्लियर हो गया, समझ में आ गया। द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव केमिकल इन द सॉइल। दिस लोअर्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिविटी। देखिए बच्चों आप सुनिएगा ध्यान से, अगर फर्टिलाइजर्स का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर ले, ठीक है, जैसे हमको हमारे पास कुछ समझ नहीं है, किसान के पास समझिए वो समझता नहीं है, उसने क्या किया, देखो उसने खादों को छिड़का, फर्टिलाइजर्स रासायनिक जो खाद हैं मतलब केमिकल वाले जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको अपने खेतों में छिड़का, तो उसकी उपज तो अच्छी हो गई, फसल एकदम अच्छी हो गई, तो उसको क्या लगेगा कि अगर मैं ज़्यादा डालूंगा तो और फसल अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा डालने से क्या होता है, जो मिट्टी है ना वो एकदम बेकार हो जाती है, ठीक है, आपकी मिट्टी वो एकदम बेकार हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही डालो खेत में खाद। अगर हम ज़्यादा डालेंगे फिर तो पूरी फसल बेकार भी हो जाएगी। जैसे मैंने खुद ने ये अनुभव किया है, जैसे हम लोग अभी शहर में रहते तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो खेती होगी नहीं, लेकिन हम सभी अपने घर में पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं ना, कभी फूल लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, नीम भी लगाते हैं गमले में कर करके, तो हमारे घर पे भी लगाया गया था। तो हमारी माताजी ने क्या किया, मतलब मेरी मम्मी ने क्या किया, खाद लेकर के आई थी गांव से, यूरिया वगैरह वो जो खाद डाला जाता था, तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने वहाँ पे प्लांट लगाया था गमले में, उसमें ना बहुत ज़्यादा ये डाल दिया, खाद डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ पता है आपको, वो जो पेड़ उगा हुआ था, जो पौधा उगा हुआ था, वो पूरा के पूरा जल गया, बेकार हो गया, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा डाल दिया ना। इसीलिए कम मात्रा में डालनी चाहिए हमको खादें। समझ में आया? तो देखो मैं ये खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो वैसे ही अगर खेत में हम ज़्यादा यूरिया वगैरह का यूज़ करेंगे, ज़्यादा जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ करेंगे, तब तो उनको नुकसान ही होगा ना। समझ में आया आपको? इसीलिए एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और फिर यहाँ पे पानी की भी बात की जा रही है कि अगर आप खेतों में ज़्यादा पानी का उपयोग करोगे तो भी नुकसानदायक होता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ओवर वाटरिंग मेक्स द लैंड सैलिन एंड फैलो। मतलब अगर आप ज़्यादा पानी किसी भी खेत में डालते हो तो उससे क्या होता है, वो जो वहाँ की मिट्टी होती है ना वो कैसे हो जाती है, सैलिन हो जाती है, यानी नमक वाली हो जाती है। जैसे समुद्र का पानी कैसे खारा होता है, वैसे ही वो ज़मीन भी आपकी हो जाती है खारा, ठीक है। This is seen especially in the parts where water is available in the plenty, as for example near dams और river banks। और ये हम कहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे क्षार युक्त मतलब खारे मतलब नमकीन जैसा ज़मीन हम कहाँ पर देख सकते हैं, तो जहाँ पे पानी के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं ना, वाटर बैंक्स वगैरह, जैसे कि रिवर हो गया और डैम्स हो गया, ठीक है। तो वहाँ के आसपास की जो भूमि होती है ना, मतलब वहाँ के आसपास का जो लैंड होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो खारा होता है, ठीक है। समझ में आया आपको? अभी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ही है। देखो ये पेज हम खत्म करेंगे बस, उसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, और जो आगे वाला पार्ट है ना इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ज़्यादा पढ़ो और फिर भूल जाओ। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस आप थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, उसके बाद ये लेसन आपका मतलब यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ख़त्म तो नहीं होगा, ख़त्म तो नेक्स्ट लेक्चर में ही होगा, ठीक है। चलिए इतना तो आपको समझ में आया। अभी आगे देखिएगा। इफ़ लैंड बिकम सैलिन एंड फैलो इट हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड आउट विच सब्सटेंसेज इट लैक्स। द फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाई एडिंग दिस सब्सटेंसेज। इट इज़ कॉस्टली and time consuming procedure, therefore it is better to avoid excessive use of fertilizers and water। अभी देखिए यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, जैसे पानी कैसा हो गया, पानी नहीं, ये जमीन आपकी कैसी हो गई, खारी हो गई। तो इससे क्या होता है, जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता है वो कम हो जाती है, इसमें उपज अच्छी नहीं होगी, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उस मिट्टी को लिया जाता है, पूरा टेस्ट किया जाता है कि इसमें किस चीज़ की कमी है, क्या ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए फिर से उसमें कुछ मिट्टी में ना कुछ डाला जाता है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो उसमें मिलाए जाते हैं, डाले जाते हैं,
उससे क्या होता है, वो मिट्टी फिर से जैसी थी वैसी हो जाती है। लेकिन इसमें हुआ क्या, इसमें किसका नुकसान होता है, तो सबसे पहले तो टाइम बर्बाद होता है ना। मिट्टी को चेक करो, फिर उसमें वो चीज़ डालो, तब जाके वो दोबारा से वैसी हो पाएगी। तो इससे एक तो टाइम का बर्बादी हुआ और पैसों की भी बर्बादी हुई। ये सब फ्री में थोड़ा ना होता है, वो जो सब्सटेंसेस उसमें मिलाए गए क्या वो फ्री में होते हैं, नहीं, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो पैसे की बर्बादी होती है और समय की भी बर्बादी होती है। इसीलिए हमको पहले ही ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना पानी और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका खेतों में एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ करना चाहिए। अपने मन से ऐसे कुछ भी नहीं यूज़ करते रहना चाहिए जिससे वो पूरी मिट्टी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है और फिर बाद में हमारे पानी, हमारे पैसों और टाइम का क्या होता है, नुकसान होता है। समझ में आया आपको। तो ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप ये मत सोचो कि हम तो किसान के घर में नहीं रहते, हम तो किसान नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। नहीं बच्चों, कभी कभी देखो हर चीज़ आपको समझ करके रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो आपके सिलेबस में दिया गया, इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है ना। चलिए अभी आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये जो आदमी है, ये जो किसान है, ये क्या कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो। आपने देखा होगा, अगर आप गांव में जाते होंगे तो गांव में अभी भी लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, डू यू नो अबाउट इट। यस, अगर जानते हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर। अभी फटाफट से कमेंट करो, तो अगर पता है तो कमेंट करो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, टेंशन मत लो, बताती हूँ, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स की देखभाल करना, उसको प्रोटेक्ट करना। ओके, डिसीजेज एंड पेस्ट अटैक्स कैन डैमेज क्रॉप्स इन द फील्ड्स। देखिए बच्चों, बीमारियाँ और जो कीड़े वगैरह होते हैं उनका अटैक हमारे जो क्रॉप्स होते हैं ना उनको नुकसान पहुंचा सकता है कि नहीं। आप ही सोचिए ना, अगर आपके फसल में कोई कीड़े लग गए तो आपकी फसल तो बर्बाद हो जाएगी, या फिर उसको कोई बीमारी लग गई तो भी आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सुनिए। As a remedy, insecticides and pesticides are sprayed on crops और certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing। क्या किया जाता है, ये जो फसल होती है ना, इनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ताकि इनको बीमारियां ना लगे, इनमें कीड़े ना लगे और हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे। या फिर एक और काम किया जाता है, बीजों को, जो बीज होते हैं ना उनमें कुछ केमिकल, मतलब कुछ दवाई लगा दी जाती है जिससे वो बीज जो है, मतलब जब वो पेड़ बने तो उसमें ना क्या हो, उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, इसको कोई बीमारी ना हो। तो एक तो रोपाई के पहले उसमें कुछ लगा दिया जाता है, या फिर जब फसल बड़ी हो जाती है, थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसमें दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। तो ये जो आदमी है ना, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, उसी दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये फसलें उगी हुई हैं और इसमें वो क्या कर रहे हैं, दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या भरा है, तो दवाई भरी हुई है। दवाई क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, फिर लेकर के जाते हैं खेतों में, ले जा करके स्प्रे करते हैं, डालते हैं। समझे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने क्रॉप्स को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों, स्टोरेज ऑफ ग्रेन। मतलब जो अनाज होते हैं उनका स्टोरेज देखेंगे, उनका भंडारण। क्योंकि देखो, अनाज को अगर आप प्रॉपरली अच्छे से स्टोर करके नहीं रखोगे तब वो अनाज सड़ सकते हैं। जैसे समझिए कि अनाज को आपने कहीं पे भी रख दिया, आपने ना अनाज को एक बंद कमरे में रख दिया, पूरा कमरा बंद है, हवा पानी कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब बाहर से कुछ भी, कोई प्रकाश नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं आने वाला, और उसको आपने ऐसे ही बंद कमरे में रख दिया, तो वहाँ पे कैसा नमी हो जाती है। इससे क्या होगा, वो जो आपका गेहूँ, चावल, जो भी आपका अनाज है वो खराब हो सकता है, उसमें फफूंदी लग सकती है, कीड़े लग सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो इसीलिए जो अनाज होते हैं इनका स्टोरेज बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, सुनिएगा। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली इज एन इम्पॉर्टेंट एज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर दिस पर्पज। अब इसके लिए क्या क्या किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या करते हैं किसान लोग, सुनिए। द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन एंड फिल्ड इन द सैक्स। क्या किया जाता है बच्चों, सुनिए। जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनको सबसे पहले तो धूप में एकदम अच्छे से सुखाया जाता है, ठीक है, और फिर उसको बोरियों में भरा जाता है। फिर
द सेक्स आर देन स्टॉक्ड इन द हाउस और आफ्टर सेलिंग इन वेयर हाउसेज और शॉप्स। अब जो ये सेक्स होते हैं, ये जो बोरियां होती हैं, इनको या तो घर पे या फिर जो गोडाउन्स वगैरह होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पर ले जा करके क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, अब कैसे रखा जाता है, ऐसे ही रख दिया जाता है, नहीं, सुनिएगा। स्टोर ग्रेन कैन गेट डैमेज इन 2 ways। अब जो स्टोर किए गए अनाज है वो 2 तरीक़ों से खराब हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? माइस, रैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन स्पॉइल द ग्रेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी चूहे आपको पता है ना, चूहे जो आपके कभी कभी कपड़े कुतर देते हैं, कभी कभी आपके बुक्स वगैरह कुतर देते हैं, है ना। तो चूहे और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे ये कीड़े वगैरह होते हैं, कैन स्पॉइल द ग्रेन, ये सभी हमारे ग्रेन को, हमारे अनाज को खराब कर सकते हैं। वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे खराब कर सकते हैं। ऑल्सो इफ द ग्रेन इज स्टोर्ड इन अ क्लोज एंड डैम्प स्पेस इट कैचेस फंगस एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। और ये तो पहली बात हो गई कि ये सब कीड़े मकोड़े, ये चूहे वगैरह हमारे जो धान के हुए उसको खराब कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, अगर आप ग्रेन को एक बंद एरिया में रखोगे, जो एक नमी वाला एरिया होगा, डैम्प वाला एरिया होगा, वहाँ जहाँ पे हवा पानी मतलब हवा आता ही नहीं रहेगा, अगर आप उधर रखोगे तो क्या होगा, उसमें फंगस लग जाएंगे, यानी कि फफूंदी लग जाएगी आपके अनाज में। और वैसे अगर फफूंदी लगी हुई अनाज आपको कोई देगा तो क्या आप लोगे उसको? खाना हेल्दी होगा क्या हमारे लिए? नहीं, फफूंदी वाला खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इन सारी चीज़ों से हमको बचा करके रखना चाहिए। तो कैसे बचाते हैं, देखिए यहाँ पर, टू प्रिवेंट सच डैमेज बाय पेस्ट केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ स्टोरेज और ऑल अराउंड इट। अभी इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पे इन सारे अनाजों को रखा जाता है ना, वहाँ पे दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, एक तो उसके आसपास के क्षेत्रों में, जो उसके आसपास का एरिया होता है, वहाँ पर दवाई छिड़क दिए जाते हैं, और वो अनाज पे भी मतलब कुछ तो लगाया जाता है जिससे वो अनाज क्या हो, खराब ना हो। ठीक है, केमिकल स्प्रे किया जाता है। नीम लीव्स आर मिक्स्ड इन द ग्रेन। और देखो, नीम भी एक बहुत ही अच्छा साधन है, हम बोल सकते हैं, जो कीटाणुओं से बचाता है। तो नीम को भी क्या किया जाता है, वो जो ग्रेन्स वगैरह अनाज होते हैं ना, उसमें मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते। जैसे आपने भी घर पे अपने देखा होगा, क्या होता है कि अगर आप चावल को ऐसे ज़्यादा दिन तक रख दोगे ना, तो उसमें ना छोटे छोटे वाइट करके कीड़े आ जाते हैं, एकदम छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन वही अगर आप नीम डाल करके रखोगे तो वो कीड़े नहीं आते हैं। सम प्रोटेक्टिव केमिकल्स दैट कैन बी मिक्सड विथ द ग्रेन आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। और कुछ केमिकल अवेलेबल भी है मार्केट में, जिसको आप क्या कर सकते हो, अनाज के साथ मिक्स करके रख सकते हो, जिससे उनको कीड़े ना लगे। देयर स्मेल इंसेक्ट्स, सुनिएगा, जो क्या इसमें, देयर स्मेल्स रिपल्स इंसेक्ट्स, मतलब उनके जो स्मेल्स होते हैं, वो जो मार्केट में अवेलेबल केमिकल्स हैं, उनसे अगर आप उनको उस अनाज में मिला करके रखोगे ना, तो क्या होगा, उनकी जो स्मेल आएगी, उसके वजह से ये कीड़े वगैरह उसके पास नहीं जाते, मतलब वो उसमें नहीं पड़ते हैं। स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज केप्ट ड्राई एंड एयरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन। और जो स्टोरेज प्लेसेस होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और एयरी मतलब उसमें हवा आने की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहेगा तब तो आपका अनाज बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे उसको रख रहे वो एकदम सूखा हुआ होना चाहिए और हवा आने जाने की सुविधा भी होनी चाहिए। अब मैं आपको एक गोदाम दिखाती हूँ। गोदाम मतलब वेयर हाउस। यहाँ पे देखिए कैसे अनाज को रखा गया है, देखो कितना सुरक्षित। ये देखो यहाँ पे कुछ बिछाया गया है बोरे जैसा, फिर उसके ऊपर बोरियों में भर के अनाज रखा गया, आप लोग देख सकते हो। और ऊपर देखना, ऊपर बच्चों, जो अभी मैं हवा आने जाने की सुविधा बोल रही थी ना, ये देखो यहाँ पे ये खिड़कियाँ भी लगाई गई हैं, रोशनदान। ठीक है, इसमें से क्या होता है, हवा आती जाती रहती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से अनाजों को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अनाज तो एक ही सीज़न में होगा। अब इसको पूरे साल स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल हम खाना खाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि जब गेहूं का सीज़न आया तभी हम गेहूं खाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। हमको तो 12 महीने खाना खाने के लिए चाहिए। तो ये सब की पूर्ति कहाँ से होती है, तो इन्हीं की वजह से होती है। अगर ये सुरक्षित नहीं रखे जाएंगे तब तो हम भूखे पेट ही रह जाएंगे। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर बस यहीं पे हम रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है ना। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फूड स्टोरेज और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सब होता क्या है वो तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगी।
तब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप प्लीज़ उसको एक बार रीड करिए। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो बच्चों, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िएगा और इसको एंजॉय करिएगा। चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।